शरारत के बाद मैंने राजनीति किया था, तब लोग थोड़ा लाइक ये क्या कैरेक्टर प्ले कर लिया आपने। हमारी जो फिल्में बनती हैं दे हैव अ लॉट मोर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट। आज तक 2025 मैंने और कुछ भी काम किया हो, मतलब आई विल जस्ट बी जिया मल्होत्रा फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा के लिए एक कैरेक्टर बन के नहीं रहना चाहती। हम इतना कुछ सुनते थे कि भाई मेन एक्टर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। मैं बेचारी सिंपल को बहुत बुली करती थी ड्यूरिंग शूट। मुझे कोई मिला कहीं पर, उन्होंने कहा आपने एक्टिंग छोड़ दी। मैंने कहा नहीं, मेरा अभी एक शो आया है सोनी लिव पे। अच्छा, पर हमको तो आप शरारत से याद है। सर अब मैं क्या करूँ? तो मैं उनको देख के मैं मुझे फरीदा जी, और हमेशा कहती थी फिर से अपनी ठुड्डी ऊपर करके आ गई हो तुम, अपनी ठुड्डी ऊपर करके आ गई हो, आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है तो हम आपको कास्ट नहीं करेंगे। मैं काम को ना बोलकर घर पे तो नहीं बैठना चाहूँगी, राइट। मैं जब भी फरीदा जी को ना उनकी लाइन्स याद दिलाती थी, मुझे कहती थी एक दिन ना तुम किसी बड़े एक्टर के सामने ऐसे बोल दोगी नहीं ये आपकी लाइन नहीं है, ये आपकी लाइन है, और बहुत मार खाओगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। और मुझे याद है हम सीन रिहर्स कर रहे थे एंड आबिर ने कुछ कहा है ना ऐसे, नहीं वो आपकी लाइन नहीं, आपकी ये लाइन है। मतलब कॉमेडी सर्कस में अगर आप देखें तो सबने कितने अजीब बेतुके कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। कपिल शर्मा, ही इज बिकम एन। मुझे ये बताइए कि शरारत के पहले श्रुति कैसी थी जी? वो लड़की थी, वो क्या था, उसका स्ट्रगल क्या था टुवर्ड्स? हमने तो देखा उसके बाद आप आई और फिर छा गई, लेकिन उससे पहले अगर आप अपनी जर्नी बताएं कि किस तरह से थे मुंबई में, कैसे क्या स्टार्ट हुआ एक्टिंग का, वो जो कहते हैं एक कीड़ा है जो, वो कहाँ से आया था? वेल, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि द यूनिवर्स हैज़ बिन वेरी काइंड। मेरा कोई स्ट्रगल रहा नहीं है क्योंकि मैं बम्बई की बच्ची हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे सिटी, और मैं बिल्कुल बाय एक्सीडेंट एक्टर बनी हूँ। मेरा कभी शौक़ नहीं था, मुझे स्कूल या कॉलेज में कभी इंटरेस्ट नहीं था स्टेज पे रहने का। ऑन द कॉन्ट्री, मुझे याद है कि आई यूज्ड टू एक्चुअली हैव स्टेज फ्राइट। मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था टू बी इन फ्रंट ऑफ पीपल परफॉर्मिंग। आई थिंक शुरुआत ऐसे हुई कि आई स्टार्टेड मॉडलिंग, एंड वो भी करते हुए मुझे बहुत आई यूज्ड टू बी वेरी शाय। तो मुझे याद है मैं जब भी ऑडिशंस भी देने जाती थी, मैं हमेशा बोलती थी सबको कि कैन यू एम्प्टी आउट द रूम प्लीज़, मुझे लोगों के सामने नहीं परफॉर्म करना अच्छा लगता। फिर धीरे धीरे करके आई थिंक एक कैमरा की आदत हो जाती है जहाँ पर फिर कैमरा दिखाई नहीं देता, एंड देन यू जस्ट बिकम वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मिंग। पर उसको काफ़ी वक्त लगा। आई थिंक मॉडलिंग के बाद व्हाट एंडेड अप हैपनिंग वाज मैंने बहुत सारे शोज़ होस्ट करना शुरू किया। आई यूज्ड टू रियली एन्जॉय होस्टिंग, इट वाज समथिंग आई हैव एन्जॉयड बैक देन, आई स्टिल डू। एंड मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे दोनों चीज़ें करने का मौका मिला, मुझे कभी कोई एक चीज़ चूज़ नहीं करनी पड़ी। तो मैंने एक्चुअली एड्स करने के बाद शोज़ होस्ट करना शुरू किया। काफ़ी सारे शोज़ मैंने होस्ट किए, एंड उस वक्त मुझे इतना शौक़ नहीं था एक्टिंग करने का, क्योंकि मुझे लगा बहुत काम है और मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता। तो मुझे याद है मुझे कुछ किसी ने, उस वक्त कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे जो हमें एड्स और शोज़ वगैरह के लिए ऑडिशंस के लिए बुलाते थे। एंड मुझे याद है एक कोऑर्डिनेटर ने फ़ोन करके कहा कि तुम टेस्ट करना चाहोगी? तो मैंने कहा चलो टेस्ट करके देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो मैंने टेस्ट किया और मैं सिलेक्टेड भी हो गई, लेकिन फिर मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि अब आपको 30 दिन देने पड़ेंगे महीने के, और एटलीस्ट पहले साल तो आपको 30 दिन देने पड़ेंगे। और मैं थोड़ा घबरा गई क्योंकि उस वक्त मैं इंटीरियर डिज़ाइन पढ़ रही थी, और मैंने कहा कि मैं इतने दिन तो आपको दे नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा कॉलेज भी है। तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि हमें तो 30 दिन ही चाहिए। तो उस वक्त नहीं हुआ, एंड मैंने कहा ठीक है, किस्मत में नहीं है, नहीं हुआ। फिर कुछ फिल्मों के ऑडिशंस आए, वो भी मैंने किए, वो भी शायद ऑलमोस्ट होते होते नहीं हुए। एंड मुझे लगा कि अच्छा शायद ऐसा है कि यूनिवर्स चाहता है कि मैं ये मॉडलिंग और होस्टिंग में ही रहूं। फिर मेरा उस वक्त बहुत मन था टू बिकम अ वीजे। मैंने काफ़ी बार वो ऑडिशंस के लिए कोशिश की, लेकिन उस वक्त वो हायर नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो ये भी शायद इस वक्त सितारों में नहीं लिखा है, सो आई विल जस्ट कंटिन्यू डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। एंड फिर
मैंने थोड़े बहुत एपिसोडिक शोज़ करने शुरू किए एंड मैंने कहा चलो इतने भी बुरे नहीं हैं, 3-4 दिन का शूट होता था एंड एक एपिसोड, लेकिन फिर भी कंपेयर टू एड्स एंड टू होस्टिंग, एक्टिंग में काफ़ी मेहनत लगती थी एंड जैसा कि मैंने कहा मुझे काम करना अच्छा नहीं लगता मैंने कहा कि भाई ये तो बहुत मेहनत वाला काम हो रहा है। फिर ऐसा हुआ कि मुझे याद है ज़रीना मेहता ने मुझे एक दिन फ़ोन किया एंड शी सेड कि मैं एक शो बना रही हूँ और वो एक परी के बारे में है और तुम वो परी बनोगी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं बस तुमको बता रही हूँ और फिर मैं अब तुमको वापस फ़ोन करूँगी जब सब सेटअप हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर वो गायब हो गई। आई कैरीड ऑन विद माई लाइफ। मैंने एक शो शुरू किया, इट वॉज कॉल्ड, मैंने स्टार प्लस के लिए एक शो किया था, देश में निकला होगा चांद। उसके मैंने कुछ आई थिंक 10-12 एपिसोड किए होंगे। फिर वो कैरेक्टर उन्होंने कहा हम वापस बुलाएंगे, फिर शो शायद बंद हो गया, मुझे याद नहीं। फिर एक दूसरा शो मैंने किया कॉल क्यों होता है प्यार, विच वॉज अबाउट अ बंच ऑफ किड्स एंड उस दौरान मुझे याद है मुझे ज़रीना मेहता का फिर से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम ना पायलट शूट करने वाले हैं और मैंने सब कुछ सेटअप, और ये 2 साल के बाद हुआ है। तो मेरी उनसे 2 साल पहले बात हुई थी, फिर 2 साल बाद उन्होंने फ़ोन किया कि अब सब सेटअप है और मैंने पायलट डिसाइड कर दिया एंड फरीदा जलाल इज़ गोना प्ले योर ग्रैंड मदर। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैं गई ये शो शूट करने के लिए। हमने कुछ 3 दिन का पायलट शूट किया एंड उन्होंने कहा अच्छा अब मैं ये शो प्रेजेंट करूँगी स्टार प्लस को एंड फिर हम शूट शुरू कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर से हम गायब हो गए और मैं तब क्यों होता है प्यार की शूट कर रही थी उस वक्त एंड मुझे याद है हम भांडूप में शूट किया करते थे, कंजुन मार्ग में एंड बाप रे मेरी हालत ख़राब हो जाती थी सिर्फ वहाँ पहुँचने में और वहाँ से वापस आने में, सिर्फ ट्रैवल करते हुए थकान हो जाती थी। मैं यहाँ अंधेरी में रहती अच्छा, अंधेरी टूवर्ड्स। एंड इसके पहले एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गई, मैंने एक डेली सोप किया था कॉल्ड मान विच वॉज विद डीजेज एंड इट वॉज अ ब्यूटिफुल स्टोरी। बहुत ही अच्छी कहानी थी जिसमें मैं सादिया सिद्दीकी बहनें बनी हुई थी एंड इट वॉज अ वेरी नाइस वेरी वेल रिटन शो। पर वो एक शो में मुझे पता चला कि भाई डेली सोप में एक्टर्स को कितना कम करना पड़ता है और वो मैंने शायद कुछ 6-8 महीने किया एंड फिर वो शो रैप अप हो गया किसी वजह से। फिर मैंने कहा नहीं ये डेली सोप तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं ये एपिसोडिक शोज़ ही करती हूँ। फिर अचानक से एक दिन ज़रीना मेहता का फ़ोन आया एंड शी सेड कि शो अप्रूव हो गया है, वी हैव गॉट अ टाइम स्लॉट फॉर स्टार प्लस एंड श्रुति यू आर गोना हैव टू लीव क्यों होता है प्यार, क्योंकि नाउ यू आर गोइंग टू बी द लीड ऑफ शरारत, यू कांट बी प्लेइंग एन एनसेम्बल कास्ट। तो स्टार प्लस ने खुद कहा कि अब हम श्रुति के कैरेक्टर को रिप्लेस कर देंगे एंड अगर मुझे याद है आई थिंक काम्या पंजाबी टुक ओवर द कैरेक्टर दैट आई वाज प्लेइंग एंड एक तरफ से मुझे लगा कि थैंक गॉड इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। फिर हमने शरारत की शूट की, मतलब शूट की शुरुआत की एंड उसी दौरान मुझे याद है हम शरारत के प्रमोशंस के लिए फ़ोटो शूट कर रहे थे एंड शो के जो क्रिएटिव डायरेक्टर थे गौतम तुलशन, उन्होंने मुझे कहा कि, तो मैंने कहा कि देखिए मेरा ना बहुत मन है कि मैं एक वीजे बनूं, तो क्या आप मुझे क्योंकि स्टार टीवी ओन्ड चैनल वी, तो मैंने कहा प्लीज़ हम शूट कर रहे थे मेरे जन्मदिन के दिन और मैंने कहा मेरी बर्थडे विश है कि आप मुझे चैनल वी के एक ऑडिशन दिलवा दीजिए। ओके एंड ही सेड चलो ठीक है एंड मैंने चैनल वी की ऑडिशन दी एंड वो भी मुझे मिल गया एंड फिर साथ शरारत एंड चैनल वी स्टार्टेड टुगेदर इन January 2003 एंड फिर उसके बाद लाइक एवरीबडी सेज द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। 4 साल कैसे हमने 200 एपिसोड शूट कर लिए एंड उसके बाद आज तक 2025 मैंने और कुछ भी काम किया हो, मतलब आई विल जस्ट बी जिया मल्होत्रा फॉर एवर। तो मैंने बस वो एक्सेप्ट कर लिया है वेरी ग्रेशियसली। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे लोग जिया मल्होत्रा कहकर ही पहचानते हैं एंड आई थिंक मेरी किस्मत थी कि वो शो मुझे कहीं ना कहीं से मिलने वाला था, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में वो कहाँ से आ गया
और फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी से कभी गया ही नहीं. सो दैट हैज़ बीन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ. क्या देखा आपने कि ये लगा कि ये किस्मत का ही है? कि हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, जैसे हर कोई कहता है कि इस इंडस्ट्री में हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट है, पर किस्मत भी इम्पोर्टेंट है. वो किस्मत का खेल बताइए ना कि कैसे किस्मत का. मुझे लगता है कि कहीं शरारत पे मेरा नाम लिखा था, क्योंकि जरीना मेहता कुड हैव कॉल्ड एनीबडी. देयर वर मिलियन एक्ट्रेसेस आउट देयर. क्यों उन्होंने मुझे फ़ोन किया? क्यों उनको लगा कि मैं जिया मल्होत्रा बन सकती हूँ? क्यों उनको लगा कि फरीदा जलाल और मेरी पेयरिंग अच्छी रहेगी? मुझे कोई आइडिया नहीं है. बताया नहीं कभी उन्होंने? नहीं, उन्होंने कहा बस आई जस्ट सॉ यू एंड आई न्यू यू वर गोइंग टू प्ले माई लीडिंग कैरेक्टर एंड आई सेड ओके. एंड हम आज भी जब मिलते हैं, शरारत की पूरी टीम जब मिलती है, क्योंकि हम शायद पहले महीने में ही हमको लगा था कि अब हम एक फैमिली बन गए हैं, और 4 साल हमने एज अ फैमिली ही बिताया है शूट पर. हम जब भी आज सोचते हैं कि उस वक्त हम सब एक मेकअप रूम में रहा करते थे, 5 एक्टर्स. फरीदा जलाल ऑफ कोर्स, फरीदा जी वाज द सीनियर मोस्ट एक्टर, तो उनका अपना एक कमरा हुआ करता था. पर बाकी मैं, सिंपल कॉल अदिति, हर्ष वशिष्ठ एंड करणवीर बोरा, जो तब मनोज बोरा के नाम से जाने जाते थे, हम सब एक कमरे में, छोटे से कमरे में पूरा दिन बिताते थे, इतनी बदमाशियाँ करके. और हमें कभी नहीं लगा कि हम काम करने आए हैं. वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू कमिंग टू शूट, क्योंकि वी गॉट टू हैंग आउट विद ईच अदर. हमारे लिए ऐसा था कि हम दोस्तों के साथ बैठे हैं और साथ में हम एक शूट भी चल रही है. पर हमारा पूरा दिन सुबह से शाम कैसे बीतता था मुझे याद भी नहीं है. पर वी नेवर एवर फेल्ट कि यार काम पे जाना पड़ रहा है, कभी भी नहीं. और मैं, जैसा कि मुझे काम करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, तो मैं इतनी खुशी खुशी जाती थी काम पर, तो मुझे लगा कि ये काम है ही नहीं, क्योंकि मैं इतनी खुश होके जा रही हूँ. और आई थिंक उस दौरान ऐसा था कि हमें कभी कोई कंपटीशन नहीं थी कि किसके ज़्यादा डायलॉग हैं, कौन ज़्यादा बोल रहा है, कौन लीडिंग है, कौन लीडिंग नहीं है, कौन हीरो है, कौन कुछ नहीं. वी वर ऑल जस्ट वन वेरी हैप्पी टीम मेकिंग अ रियली फन शो. एंड आई थिंक वो बात अगर आप किस्मत की बोलें, मुझे लगता है कि जब एक पूरी टीम इस तरह प्यार मोहब्बत से काम करती है, तो फिर उस शो को प्यार मोहब्बत ही मिलेगी. आई थिंक उसमें हमने इतना प्यार डाल दिया कि हमें प्यार ही वापस मिला है तब से आज तक. और हम सब यही बोलते हैं कि हम सब ने कितना काम किया है तब से, बिकॉज 2003 में जो शो था, आज 2025 में भी लोग हमें पहचानते हैं उस शो की बदौलत. राइट. कि ये शो सिर्फ किस्मत से बना है और किसी चीज़ से नहीं. हम सबकी कहीं किस्मत में लिखा था कि हम सबको एक साथ एक ऐसे शो पर आना है जो हमें हमेशा हमारे करियर में हमारी सबसे बड़ी पहचान बन के रह जाएगा. ये चीज़ें सिर्फ किस्मत से ही बनती हैं. हमने सिर्फ जाकर हमसे जो एक्सपेक्टेशंस थी वो किया, लेकिन शो किस्मत से ही बना है. जिया और श्रुति में क्या कॉमन है? अगर कुछ ऐसा था क्या जो आप तुरंत रिलेट कर गए उससे? यही कि जिया को भी काम करना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो जादू करती है. उसके बाद तो 18 में आई थी ना पावर, 18 साल होने पे. उससे पहले तो काम करना पड़ता होगा. नहीं, उसके पहले उसकी नानी उसका काम करती थी. हाँ, करेक्ट. आई थिंक फनीली हम लोग बहुत मजाक उड़ाते थे, क्योंकि मैं हमेशा पैम को बोलती थी कि एक्चुअली रियल लाइफ में पैम मैं हूँ. अच्छा. क्योंकि मैं बेचारी सिंपल को बहुत बुली करती थी ड्यूरिंग शूट, एंड वो हमेशा कहती थी सब मुझे वैम्प समझते हैं पर असली वैम्प तुम हो. तो मुझे लगता है मैंने उसको बहुत बहुत तंग किया है, पर उसे पता है कि इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ लव एंड फ्रेंडशिप. पर आई थिंक जितनी नाइव जिया मल्होत्रा है, मैं उतनी नाइव नहीं हूँ एज श्रुति. लेकिन मैं जिया की तरह खुश मिजाज हूँ 100%. मैं मैजिक में बिलीव करती हूँ. मुझे लगता है कि मेरी पूरी ज़िंदगी जादू से ही चल रही है. मैं सच बता रही हूँ, मुझे सच में लगता है मेरी पूरी ज़िंदगी जादू से. जो भी चीज़ें मैंने कभी चाहिए हैं वो कहीं ना कहीं से मेरी ज़िंदगी में आ जाती हैं. और मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने उसके लिए मेहनत नहीं की है या काम नहीं किया है, लेकिन बहुत कम लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि अपनी सारी इच्छाएं पूरी करने का मौका मिलता है. तो मुझे लगता है वो मेरे लिए हुआ है, एंड उसके लिए मैं बहुत 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 खुश. आई थिंक आई कैन नॉट बी ग्रेटफुल एनफ. बहुत खुश. 4 साल का लंबा
पूरा वो पीरियड था। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारी बातें होती है ना सेट पे, तो एक इतना पॉजिटिव, जैसे आपने बताया, आपकी बातों से लग रहा है कि बहुत पॉजिटिव है। तो क्या एटमॉस्फेयर कैसा क्रिएट करना भी इम्पोर्टेंट होता था प्रोडक्शन की तरफ से या क्रिएटिव की टीम की तरफ से, कैसा होता था? क्योंकि हम बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं, यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जिस तरह का आपका शो है, फन लविंग शो है, आप लोग इतने प्यार से दोस्त भी बन गए, तो वो कितना ज़रूरी रहता है ये सेट पर? देखिए, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि अगेन हमारी खुशकिस्मती है कि हम सब एक शो पर ऐसे आए जहाँ पर कोई भी ईगो बैटल्स नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। और मतलब फरीदा जलाल के लेवल की अदाकारा हम सब के साथ काम करती थी, एंड मैंने उनसे इतना कुछ सीखा है एज एन एक्टर, सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करते हुए कि वो कितनी प्रोफेशनल हैं। और मतलब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि फरीदा जलाल जो आप स्क्रीन पर दिखती हैं वो बिल्कुल वैसी ही हैं ज़िंदगी में। और मुझे आज भी याद है जब हम अपना पायलट शूट करने वाले थे तो मैं उनके पास गई और मैंने उनकी ऑब्वियसली तब तक काफ़ी फिल्में देखी थी, एंड everyone has loved फरीदा जलाल and everybody's wanted a mother like her. तो मुझे याद है मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि फरीदा जी, can I please give you a hug? Okay. And she said, of course you can. And मतलब उन्होंने मुझे उस वक्त जैसे गले लगाया, मुझे अपनी बेटी बना दिया उन्होंने। और आज भी मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि फरीदा जी मेरी दूसरी माँ हैं, और वो हमेशा सबको कहती हैं कि श्रुति मेरी बेटी है जो मेरे पास कभी थी नहीं। उनका बेटा है, उन्होंने कहा मेरी हमेशा तमन्ना थी कि मेरी एक बेटी हो, और मुझे वो श्रुति में मिल गई। एंड आई थिंक ऐसे रिलेशनशिप्स भी किस्मत से ही बनते हैं। मेरे कहीं लिखा होगा कि फरीदा जी मेरी दूसरी माँ बनेंगी, तो इसीलिए वो मुझे शरारत के सेट पे मिली। एंड ऐसा था कि क्योंकि हम सब एक एटीट्यूड के साथ आए थे कि हम अपने खुद की काम की जगह को खुश मिजाज रखना चाहते थे, क्योंकि हम इतना कुछ सुनते थे कि भाई मेन एक्टर्स एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, इतने रोमांटिक सीन्स हो रहे हैं, हीरो हीरोइन एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है सेट पर, इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इतने ईगो हैसल्स हो रहे हैं, ये लेट क्यों आ रही है, वो जल्दी क्यों हम में कभी वो था ही नहीं। वी वर ऑल जस्ट हैविंग अ रियली गुड टाइम। एंड आई थिंक दूसरी बात, क्योंकि हम एक कॉमेडी कर रहे थे, हमारी लाइन्स भी इतनी फ़नी हुआ करती थी कि हमारा 90% ऑफ द टाइम डायलॉग पढ़ते पढ़ते हमारी हालत ख़राब होती, हम खुद अपने सीन्स में हंसना शुरू कर देते थे। तो जब अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि आपको पूरा टाइम हंसने का मौका मिल रहा है, तो फिर आपको बहुत ही अंदर से सड़ा हुआ होना पड़ेगा टू रूइन दैट। तो आई फील ऑल ऑफ अस वर जस्ट वेरी हैप्पी गो लकी। वी वर ऑल स्टार्टिंग आउट, हम सबका ऑलमोस्ट पहला शो था, सो वी डिडंट हैव एनी एक्सपेक्टेशंस। हमारे कोई ये नहीं थे कि अच्छा उसको कितने पैसे मिल रहे हैं, ये इतना लेट क्यों आ रही है, उसको बड़ी वैनिटी क्यों दी है, इसको ऐसा क्यों। हमें कभी वो बात नहीं थी कौन कौन सी गाड़ी में आ रहा है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देयर वाज जीरो पोस्चरिंग, एंड आई थिंक दैट रियली सेट द टोन फॉर द शो, इट सेट द टोन फॉर द शूट, एंड आई थिंक इट जस्ट वी ऑल टेल ईच अदर, हम सब एक दूसरे को ये कहते हैं कि शरारत के बाद भी हमने कितने सारे शोज किए हैं, लेकिन उस तरह की बॉन्डिंग हमारी कभी किसी के साथ नहीं हो पाई। वो देखा था हमने वीडियो, अभी आप रियूनियन हुआ था आप लोगों का, तो मतलब एंड ऐसा नहीं है कि हमें उन शोज से प्यार नहीं मिला या फिर ऑडियंस की एड्यूलेशन नहीं मिली, ऑल ऑफ दैट हैपेंड, लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स वैसे कभी नहीं बने, बिकॉज आई थिंक इट वाज अ डिफरेंट टाइम। हमारी उम्र अलग थी, अब हमारी प्रायोरिटीज़ भी अलग हैं। एंड मुझे याद है मैंने जब शरारत किया था, आई वाज 25, एंड जरीना मेहता केम टू मी ऑन सेट एक दिन, एंड उन्होंने कहा कि देखो आई होप तुम अपना कॉलेज बंक करके काम करने नहीं आ रही हो। अच्छा। और मैंने कहा जरीना मैं 4 साल पहले ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। कि मुझे यही पूछना था कि आप कॉलेज में देखा तभी। I was not in college, I was 25 years old, and she said, "You're 25?" I said, "Yeah." तो एक तो उनको भी नहीं पता था what was my age. Okay. And I was playing an 18-year-old. So we were all getting to play younger, more fun characters. जबकि people who were our age were playing, you know, older characters जिनके बच्चे हो रहे थे. तो I think एक तो हमारा मिजाज भी बचकाना ही था, तो हमारा overall attitude बचकाना सा ही था उस सेट पे. So there was really no drama at all. It was just comedy. And we had a wonderful director, Rajiv Mehra. वो of course
इतने मंझे हुए डायरेक्टर थे, उन्होंने ऑफिस किया था. ही न्यू द पल्स ऑफ कॉमेडी सो वेल कि even in terms of our training as actors, we were also eager to learn from him. And क्योंकि he's an online editor, वो set पर ही अपना scene edit करते थे, because we used to be on a online switcher. We used to do a multi-camera setup. हमें अपना पूरा scene एक shot में करना पड़ता था. Okay. So it was very important that we know our dialogues pat. Okay. It was not कि अच्छा एक कैमरा आ रहा है, zoom कर रहा है, नहीं. हम ऐसे 3 कैमरास लगाकर पूरा सीन खेलते थे. तो यू हैड टू नो ऑल योर डायलॉग, सो ऑल आवर रिएक्शंस वर ऑन पॉइंट एंड इट वाज ऑल वेरी रियल. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट हमारा दिमाग ज़्यादातर उन चीज़ों में लगा रहता था कि अच्छा भाई हम अपना इस सीन को और कितना अच्छा बना सकते हैं, कौन अपने डायलॉग सबसे पहले भूलेगा, और उस चीज़ पर एक दूसरे को तंग करना. हम सब मिलकर एक साथ खाना खाते थे हर एवरी डे. हम सब अपने घर से खाना लाते थे. एंड आई स्टिल रिमेंबर हमारे सेट के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ था, वहाँ पर हम एक टेबल लगाकर वी यूज्ड टू ऑल सिट लाइक अ फैमिली एंड ईट लंच टुगेदर. सो आई थिंक ऑल दोज थिंग्स रियली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द होल वाइब ऑफ शरारत. हालांकि ये थोड़ी सी बच्चों वाली है बात हो जाएगी, बट मैं पूछना चाहूँगा सबसे फूडी कौन था? मैं सबका खाना खाती थी. ओके. और फरीदा मैम कुछ स्पेशल डिश जो याद है? तो फरीदा जी हमारे लिए, मतलब फरीदा जी वो मुझे याद है, वो क्योंकि वो और मैं ज़्यादातर हर सीन में हुआ करते थे और मुझे बहुत भूख लगती थी, तो मैं उनको देख के मैं वो जो फरीदा जी, और हमेशा कहती थी फिर से अपनी ठुड्डी ऊपर करके आ गई हो तुम, अपनी ठुड्डी ऊपर करके आ गई हो. क्योंकि मैं हमेशा मुझे बहुत भूख लगी है मुझे. और उनके जो स्पॉट थे राजू, वो पूरा टाइम कुछ ना कुछ काट कर छील कर बनाकर सिर्फ मुझे खिलाते थे. फरीदा जी से पहले से खिलाओ वरना अपनी ठुड्डी ऊपर करके आ जाएगी. एंड आई थिंक वो उस तरह का जो एक माँ का प्यार है, इसीलिए मैं कह रही हूँ मुझे कभी लगा नहीं मैं काम पे गई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे घर पे मेरी माँ मिलती थी और सेट पर फरीदा जी मेरी माँ थी. तो मुझे हमेशा लगता था कि कोई मेरा ख्याल रख रहा है सेट पर. एंड मुझे याद है उनकी हेयर ड्रेसर थी बेगम, वो हम सबके लिए एक चिकन पुलाव बना के लाती थी. एंड जैसा कि मैंने कहा कि हम सब सिर्फ अपने लिए खाना नहीं लाते थे, हम सबके लिए खाना लाते थे. एंड रोज़ हमारे सेट पर दावत लगती थी. एंड इट वाज जस्ट, मुझे याद है फरीदा जी कहती थी कि हमारा सेट अन्नपूर्णा है, कि इतनी बरकत है इस सेट पर कि सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और ऐसे शो को प्यार की कभी कमी महसूस ही नहीं हो सकती. और आज 25 साल हो गए, मतलब 23 साल हो गए. डांट नहीं पड़ी कभी आपको? मुझे कभी डांट नहीं पड़ी, बाकी लोगों को बहुत डांट पड़ती थी. मैं एक्चुअली अपने सारे डायलॉग्स याद रखती थी, इतना कि मैं पूरी स्क्रिप्ट लर्न कर लेती थी. तो मुझे याद है फरीदा जी उसके मुझे बताओ क्या बोला है, मेरी लाइन क्या है. तो मैं उनको साइड में, आपकी ये लाइन नहीं है, आपकी ये लाइन है. अच्छा. तो मेरे जो डायरेक्टर हैं राजीव जी, उनको सिर्फ एक चीज़ से गुस्सा आता था, अगर कोई अपनी लाइन भूलता था तो. और मैं सबसे ज़्यादा शरारत करती थी सेट पर, सबसे ज़्यादा बदमाशियाँ मैंने की हैं, लेकिन क्योंकि मुझे मेरी लाइंस कभी नहीं भूली, वो कभी मुझे डांट नहीं पाए. लेकिन उनका स्टाइल ऑफ जो डायरेक्शन आपने कहा, क्योंकि नॉर्मली हम जाते हैं ना सेट पर, टीवी सेट पे मैं भी गया हूँ, तो देखते पहले एक बार क्लोज काट रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, वो कभी नहीं है ना, एक डायलॉग के लिए 3 एंगल ले रहे हैं जी. पर आई थिंक सिचुएशनल कॉमेडीज की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी रिएक्शन में होती है. तो अगर आप सीन को एक साथ खेल लें, तो जो मेरा डायलॉग है उस पर जो आपकी रिएक्शन वो अगर उसी वक्त जैसे मिलती है, वो दोबारा करने में, आई एम नॉट सेइंग कि नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगल कैमरा में भी कॉमेडी शूट होती हैं, लेकिन एक जैसा कि मैंने आपको कहा, एक इंस्टेंट एक्शन रिएक्शन का जो मज़ा है वो सिंगल कैमराज में आप इंजॉय नहीं कर सकते. तो इट यूज टू बी वेरी वेरी नेसेसरी. एग्जैक्टली, क्योंकि नॉर्मली आर्टिस्ट को हम देखते हैं कि हाँ ठीक है ना, नेक्स्ट सीन में हो जाएगा, तो हमें वो वक्त कभी नहीं मिलता. एंड इनफैक्ट राजीव मेहरा यूज टू बी सो पर्टिकुलर, क्योंकि कभी कभी हमारा इम्प्रोवाइज करने का मन करता था ना, हमेशा कहते थे मुझे बताओ तुम क्या करने वाले हो, क्योंकि अगर मुझे पता नहीं होगा मैं उसे कैप्चर नहीं कर पाऊंगा अपने कैमरा पर. तो पहले हम रिहर्सल्स करते थे, एंड इफ़ यू वांटेड टू चेंज एनीथिंग यू हैड टू टेल हिम ड्यूरिंग रिहर्सल कि मैं अब इस
रिएक्शन पे ऐसे करूँगी। तो कहते थे ठीक है, पर मुझे बस बता दो, सो आई नो दैट आई नीड टू पंच इट इन, क्योंकि मैं कैमरा फिर किसी और पे छोड़ दूंगा और तुम्हारा जो रिएक्शन है वो मुझे मिलेगा नहीं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमारी सारी एनर्जी was always in making sure the scene was great. राइट। So it just helped us staying distracted from the other rubbish, and we just had a really good time making the show. अरे कोई प्रेशर होता है जब आप इस तरह के कॉन्सेप्ट है कि आप बच्चों को ध्यान में रखकर एक शो बना रहे हैं, तो एक प्रेशर होता था क्या एज अ डायरेक्शन सेट पे कि यार हमें ये पॉइंट ऐसे ना जाना चाहिए, इसका कुछ गलत इम्पैक्ट आ सकता है, इस तरह का कुछ था उस दौर में? Well, to be honest, I think क्योंकि given the इसकी time, स्क्रिप्ट ही इतनी अच्छी होती थी कि ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। I don't think there was ever anything that was, मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि also हम 23 साल पहले की बात कर रहे हैं, lots of things have changed over time. उस वक्त के लिए I think this was one of the most family friendly viewing shows. I'm sure कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेंस लेकर जाएं तो उसमें भी आप कुछ खोट निकाल लेंगे इन टुडेज टाइम्स, पर इट्स नॉट अ शो दैट इज मेड टुडे, इट वाज अ शो दैट वाज मेड इन 2003. क्योंकि मुझे याद है कि जब शक्तिमान आया था मुकेश खन्ना का, तो वो टाइम पर बच्चों ने जब वो सुपर पावर देखी तो बहुत सारे बच्चे वो करने लगे थे, जिसमें काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे। उसके बाद मुकेश खन्ना को आके टीवी पे चीज़ें बोलनी पड़ रही थी कि प्लीज़ आप ये चीज़ें मत करें। फिर उसके बाद उन्होंने एक मैसेज देना शुरू किया, लाइक बच्चों क्लीननेस एंड ऑल पे उनका एक पूरा ये सा था। तो मुझे नहीं लगता कोई अपनी चुटकियां बजाकर मैजिक करने की कोशिश कर रहा था. एंड आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, बिटवीन जरीना, the channel, the writers, the directors, I feel कि उन्होंने अपनी तरफ से एक बहुत ही फैमिली फ्रेंडली सैनिटाइज शो बनाने की कोशिश की थी, एंड वी वर क्वाइट माइंडफुल अबाउट द मैसेजिंग दैट वाज बीइंग पुट आउट. पर अगेन, व्हाट वाज मेड 23 years ago, अगर आज के लेंस से आप उसको देखना चाहें, आप उसमें प्रॉब्लम्स निकाल सकते हैं कि हम ये क्यों दिखा रहे हैं, हम इसे इतना सेक्सिस्ट क्यों कर रहे हैं, हम ये क्यों बता रहे हैं. तो वो फिर अगर आपको खोट ढूंढने हैं तो वो आप कहीं किसी भी चीज़ में ढूंढ लेंगे. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज भी शरारत इज़ लार्जली अ टाइमलेस हार्मलेस शो. राइट. एंड अगर आप हर चीज़ को एक कॉन्टेक्स्ट से देखें, तो अगर आपको उसमें कुछ खोट दिख भी रहा है, उसको अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा, इट वॉज नॉट द इंटेंशन. एंड आई फील हमारी जो फिल्में बनती हैं, दे हैव अ लॉट मोर ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट. सो कंपेयर टू दैट, आई थिंक शरारत हैज़ बिन अ वेरी वेरी सैनिटाइज्ड शो. टच में है आप, जैसे आपने कहा फरीदा मैम के टच में हैं? बिल्कुल. अच्छा. बहुत बहुत करीबी से. इनफैक्ट हम अब एक दूसरे को इतना ऑफन मिल नहीं सकते क्योंकि हम सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. लेकिन आई थिंक मुझे कभी भी अगर ऐसा लगा कि मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, या फिर हमारे कास्ट में से किसी को भी लगा कि हमें किसी की ज़रूरत है, हम बिना सोचे बेझिझक एक दूसरे को फ़ोन करके बुला लेंगे, एंड आई एम श्योर दे विल शो अप एज आई वुड फॉर देम. फरीदा मैम की जैसे कि हमने जब हीरा मंडी आई तो मुझे जो उनकी समझ आई, उनसे बात जब उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए तो उसमें समझ में आया कि जो वो कहती हैं, जो उनके दिल में होता है वो बात कहती है. क्या वो वैसी रही है? क्योंकि उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे ज़्यादातर माँ और दादी माँ के रोल ही ऑफर होते रहे. तो क्या वो ऐसी ही थी कि अपनी बातों को खुलकर, या नज़रिया उन्होंने जो रखा था? आई थिंक फरीदा जी जो उनके जो दिल में है वो अपनी ज़ुबान पे ले आती हैं. उनमें वो कोई है ही नहीं कि मैं बोल कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं. पर वो कोई गलत बात नहीं कहती, वो बस सच्चाई बोलती हैं. और ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है, ये सच है. स्टीरियोटाइपिंग इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन आवर इंडस्ट्री. एंड एक तरफ से अगेन, जैसा कि मैंने कहा, हर चीज़ का एक प्लस एंड माइनस होता है. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम जब मैंने शरारत किया, उसके बाद मुझे वैसे ही रोल्स आते थे. हमें एक बबली लड़की चाहिए, बबली लड़की चाहिए, बबली में मुझे और भी काम आते हैं भाई, मुझ में और भी एक्टिंग टैलेंट है, आप मुझे मौका तो दीजिए. पर एक होता है कि हाँ, इसको हमने ये करते हुए देखा, ये अच्छा कर लेती है तो इसी को कास्ट करते हैं ना. पर एक एक्टर में फटीग आ जाता है कि मैं वही रोल बार 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 बार, मुझे भी कुछ नया करने का मौका मिलना चाहिए. तो आई थिंक वो वही बताने की कोशिश कर रही थी कि काश मुझे डायरेक्टर्स या कास्टिंग डायरेक्टर्स एक अलग नज़रिए से भी देखें, बिकॉज एन एक्टर इज़ एन एक्टर, दे आर नॉट अ कैरेक्टर. एंड मुझे याद है जब शरारत के बाद मैंने राजनीति किया था,
तब लोग थोड़ा लाइक ये क्या कैरेक्टर प्ले कर लिया आपने। मैंने कहा भाई मैं एक्टर हूँ, मेरा काम है अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना। अब अगर आपने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कैरेक्टर प्ले कर सकती हूँ, वो आपकी इमेजिनेशन की प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हमेशा के लिए एक कैरेक्टर बन के नहीं रहना चाहती, जबकि आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई विल ऑलवेज बी लव्ड एंड रिकग्नाइज्ड एज जिया मल्होत्रा। बट मैं चाहूँगी कि डायरेक्टर्स और कास्टिंग डायरेक्टर्स और प्लेटफॉर्म्स जब किसी भी टाइप के कैरेक्टर के बारे में सोचें, दे शुड से अच्छा लेट्स सी व्हाट श्रुति वुड ब्रिंग टू द टेबल। कितना मुश्किल हो जाता है कि जैसे आपने कहा कि जो टाइप कास्ट एक नज़रिया बन जाता है लोगों का, कितना मुश्किल हो जाता है आर्टिस्ट के लिए इसे तोड़ने में? वेल टू बी ऑनेस्ट आई थिंक जैसा कि मैंने कहा, एक थकान आ जाती है, फिर एक डिसइंटरेस्ट शुरू हो जाता है कि अच्छा ठीक है अभी यही काम मिल रहा है तो ठीक है अब मिल रहा है करते रहो। क्योंकि ऑल्सो एज एन एक्टर मैं काम को ना बोलकर घर पे तो नहीं बैठना चाहूँगी, राइट। और अगर बार बार उसी तरह के रोल्स आ रहे हैं, मैं कितना भी ना बोल दूँ, और अगर मुझे कोई दूसरे कैरेक्टर में देख ही नहीं पा रहा है, तो फिर जस्ट आउट ऑफ कंपल्शन आई बी लाइक ठीक है एटलीस्ट मुझे एक्टिंग करने का मौका तो मिलता रहेगा। लेकिन फिर एक जो पैशन होता है वो धीरे धीरे मुझे लगता है कम हो जाता है एक्टर में। एंड दूसरी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री में ये भी बहुत बार ऐसा होता है कि आप मुझे बार बार वही तरह के कैरेक्टर्स देते रहेंगे, मैं उसी तरह के कैरेक्टर्स करती रहूँगी, और फिर एक दिन आप बोलेंगे अब बहुत देख लिया यार, यू नो। एंड फिर मेरी गलती भी नहीं थी, मैं तो कब से बोल रही हूँ कि मुझे आप कुछ नया करने का मौका तो दीजिए। लेकिन आप मुझे बार बार वही कैरेक्टर्स दिए जा रहे हैं। और फिर जब मैं उसी तरह के 10 रोल कर चुकी हूँ, फिर 11वें रोल पे लोग बोलेंगे कि नहीं आप किसी और को लेते हैं, तो वो बर्नआउट भी जो होता है वो एक्टर की वजह से नहीं होता है, पर एक्टर को भुगतना पड़ता है अनफॉर्चुनेटली। तो अगर श्रुति मैं समझना चाहूँ कि अगर कोई एक्टर है जो आना चाहता है और उसके साथ अगर ये चीज़ें ना हो जैसे आपने बताया आपके साथ, तो क्या करना चाहिए उसे, क्या रूल्स की सेट करने चाहिए? कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो छोड़ दे, रिस्क ले, क्या करे वो? वेल अगेन यू नो मैं किसी और के लिए तो नहीं बोल सकती, क्योंकि सबकी अलग अलग कंपल्शंस होती हैं। अगर आप में वो लग्जरी है कि आप ना बोलकर एक सही अपने टाइप के रोल्स का वेट करना चाहें तो यू कैन डू दैट। पर क्या लोग आपको उस रोल में देखेंगे नहीं देखेंगे, दैट इज़ अगेन समथिंग यू कांट गारंटी। सो टू बी ऑनेस्ट मैं हमेशा सबको यही बोलती हूँ कि एक्टर्स हमेशा एक फ़ोन कॉल के मोहताज रहते हैं। दैट आई हैव टू होप दैट द राइट फ़ोन कॉल विल कम and everything will fall into place and I will get to do what I really want to do and the other person will also have faith that I am able to do that, but I don't think there's any formula. मैं उस पर किसी भी तरह से हावी नहीं हो सकती। वो जैसा कि आपने कहा ना किस्मत है। किस्मत है, बट अभी तो कल्चर चेंज हो गया ना, अब तो आपको काम मांगना पड़ रहा है लोगों को। अगर आप मतलब आप गिने चुने जो हैं जो आप देखेंगे कंटिन्यू कर रहे हैं, और दूसरे अगर नीना गुप्ता जैसे एक्ट्रेस को सामने आकर ये कहना पड़ा कि यार मैं काम करने के लिए रेडी हूँ, आप लोग मुझे काम दीजिए, उसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। तो ये एक इंडस्ट्री का जो चेंजेस है आप देख रहे हैं कि अब आर्टिस्ट को सामने जाकर बोलना पड़ता है ये चीज़ें कि काम दीजिए मुझे। वेल आई थिंक कि देयर इज़ नो यू नो, अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है, बहुत अजीब सी बात है। इनफैक्ट लास्ट ईयर मेरा एक शो आया था सोनी लिव पे 36 डेज़, और मुझे याद है मुझे कोई मिला कहीं पर, उन्होंने कहा आपने एक्टिंग छोड़ दी। मैंने कहा नहीं मेरा अभी एक शो आया है सोनी लिव पे। अच्छा पर हमको तो आप शरारत से याद हैं। सर अब मैं क्या करूं? अगर आपने डिसाइड किया कि आप मुझे शरारत से ही याद रखेंगे तो फिर मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ मैं आपको कैसे बताऊं? एंड क्योंकि टेलीविजन वो इज़ वन थिंग जो सभी देखते थे, अब ऐसा है कि सारा काम OTT प्लेटफॉर्म्स पर आता है। अब आपको नहीं पता मेरा शो कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, तो लोगों को लगता है कि आपने काम छोड़ दिया है। तो एक तरीके से हाँ अच्छी बात है कि नीना जी वॉज एबल टू स्टैंड अप एंड से कि भाई आई एम हियर, आई लाइक वर्क। एंड क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा, लोगों ने कहा अच्छा ओ शी इज़ इंटरेस्टेड, चलो लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। एंड थैंकफुली लुक एट you know how well she has done, and such fabulous role she has played. So I think it's nice to put yourself out there, and वो एक जहन में रहना ज़रूरी है। पर आपको किस तरह के रोल्स मिलेंगे वो आप डिसाइड नहीं कर सकते।
वो फिर जैसा कि मैंने कहा कास्टिंग डायरेक्टर पे शो रनर्स पे और प्लेटफॉर्म्स पर ही डिपेंडेंट है. इफ दे सी यू एज दैट कैरेक्टर देन एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड देन इट मे मेक सेंस. पर मैं ये नहीं बोल सकती कि अब मैं ऐसे ही रोल्स करूँगी, क्योंकि मैं अपने आप को कास्ट नहीं कर सकती ना, मैं अपने शोज थोड़ी ना बना रही हूँ. पर अगर मुझे कोई बोलेगा कि ऐसा एक रोल है कि आप ऑडिशन करेंगी, मैं हाँ ऑडिशन करने को तैयार हूँ. या अगर कास्टिंग डायरेक्टर बोलेंगे कि हम सोच रहे हैं कि एक थोड़ा ऑफ कास्टिंग होगा, आपको इस रोल में लेना, आप करेंगी? मैंने कहा हाँ मैं करूँगी. जैसा कि मैंने राजनीति किया था, इट वॉज नॉट समथिंग आई वुड हैव इमेजिन्ड एज एन एक्टर, पर somebody said that okay, let's try and do something that will say wow, we didn't think of Shruti to play this character. प्रकाश झा? Well actually it was not, मतलब प्रकाश झा of course eventually said yes, पर प्रकाश झा की उस वक्त जो associate director थी अलंकृता श्रीवास्तव, who's also a director now, she had called me and said that you know there's this character and Prakash uncle wants मतलब he's related to her, and she said that Prakash ji wants somebody who doesn't seem like, even physicality wise, she shouldn't look like that character. She should look different but do something very unexpected. So मुझे ऐसा लगता है कि you might pull this off. And मेरी खुशकिस्मती थी कि मैंने हाँ कहा, प्रकाश जी thought yes, I think I was the right choice. And the film did well. It got the kind of eyeballs I wanted it to get. And it has been one of my definitive roles in my career. पर अगेन किस्मत है, मैं घर पे बैठ के डिसाइड नहीं कर पा रही थी, पर किसी ने फ़ोन किया, एवरीथिंग वर्कड आउट एंड द फिल्म हैपेंड फॉर मी. कैसा था राजनीति पे? So, इतनी मल्टी कास्टिंग थी. वाओ, दैट वाज अ ह्यूज कैनवस. बट आई थिंक वर्किंग विद प्रकाश झा अगेन इज इट्स लाइक गेटिंग एन एक्टिंग क्लास, क्योंकि वो इतने पैशनेटली अपने प्रोजेक्ट्स में मतलब इमर्स हो जाते हैं, उनको अपनी स्क्रिप्ट का हर लफ्ज़ याद है. ओके. तो अगर आप अपने डायलॉग्स में का की कर दें, वो आपको रोक कर कहेंगे नहीं मैंने वो नहीं लिखा है. उनको अपने डायलॉग्स इतनी अच्छी तरह से याद हैं. सो विद अ डायरेक्टर लाइक दैट हु हैज़ रिटन हिज स्क्रिप्ट्स, हु नोज हिज स्टफ, you have to come in very well prepared. And I think I was very lucky कि उन्होंने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जहाँ पर all of the actors, and मतलब the star cast is huge, everybody was treated like an actor, not as a star. Everybody had to know their lines, everybody had to stand in for lighting. It was a very democratic set, and I think उसका पूरा श्रेय मैं सिर्फ प्रकाश जी को दूंगी. And I think everybody also looks up to him as a director and as somebody who's made certain kinds of films really well. तो सब उनके सेट पर उसी एटीट्यूड के साथ आते हैं. राइट. मुझे याद है क्योंकि सारे एक्टर्स थे उसमें, रणबीर जो थे उनकी भी इमेज उस फिल्म के बाद चेंज हुई. सेट पे कैसे थे? जैसे रणबीर, कभी मुलाकात हुई रणबीर? नहीं, रणबीर और मेरे कोई सीन्स एक साथ नहीं थे. मेरे ज़्यादातर सीन्स मनोज बाजपेयी जी के साथ थे और अर्जुन रामपाल के साथ. एंड कुछ अजय देवगन? नहीं, अजय देवगन के साथ भी. एज इन वी वर ऑन सेट्स टुगेदर, पर मेरे उनके साथ कोई डायलॉग्स नहीं. ओके. वेरी नाइस. सो मेरा ज़्यादातर काम मनोज जी के साथ था. मनोज जी के साथ था. ठीक है. मुझे ये बताइए कि जैसे हम अब बात कर रहे थे कास्टिंग एंड ऑल की, तो मुझे ये कि जब कोई होता है काम के लिए, तो आपका अप्रोच क्या होता है? अगर कोई काम है तो आपका अप्रोच कैसे है? जैसे कि आपने कहा कि नीना जी की हमने बात की कि उन्होंने खुल के मांगा. आपका अप्रोच कैसा होता है टूवर्ड्स अगर कोई काम आपको करना है, या खुद सामने से करते हो या आप कॉल का वेट करते हो? क्या रहता है आपका अप्रोच? आई थिंक इट्स अ मिक्स ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि कुछ कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं जिन्हें आप जानते हैं, उनके साथ काम करके तो कभी कभी ऐसा होता है कि आई हर्ड कि ऐसे शोज़ की कास्टिंग हो रही है, डू यू थिंक देयर इज़ अ पार्ट फॉर मी? तो वो कैजुअल कॉन्वर्सेशन हो जाती है. या ज़्यादातर मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि जो मेरी किस्मत में लिखा है वो कहीं ना कहीं से मेरे पास आ ही जाएगा, तो मुझे उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो आई वुड नॉट से, एंड मे बी दैट्स ऑल्सो अ ड्रॉबैक, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, जो भी मेरी ज़िंदगी में आया है वो किसी ना किसी तरह मेरे पास आया है, मैं उसके पास गई नहीं हूँ. तो मुझे लगता है शायद मेरे लिए वो अप्रोच ज़्यादा अच्छा है
कि जो मेरी किस्मत में है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी ज़रिए से आ ही जाएगा। अच्छा श्रुति, मैंने देखा ना कि आजकल कुछ आर्टिस्ट ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो कास्टिंग का जो फॉर्मेट है उनका बदल गया है। वो इंस्टाग्राम पे फॉलोअर देखेंगे और हाँ, आप सेट होते हैं जी। और आपको कास्ट कर लिया जाएगा। वो आप क्या क्राफ्ट होल्ड करते हैं मतलब नहीं, आपकी फॉलोइंग कितनी है। ये फेस हुआ है, आपने कभी देखा है ये चीज़ें? आई थिंक काफ़ी प्रेवलेंट है। एंड अगेन जैसा कि मैंने कहा, देखिए आई एम एन एक्टर, मुझे नहीं पता किसकी क्या कंपल्शंस हैं, सेल्स ऑफिसेज में क्या बात हो रही है, टॉप मैनेजमेंट में क्या बात हो रही है। एवरीवन इवेंचुअली इज answerable to someone else. बिल्कुल। Now, what the strategy is of a big company or a big platform, उस पे मैं उनको जाके विशेष टिप्पणी नहीं दे सकती क्योंकि वो मेरा काम है नहीं। अब अगर वैसा दौर चल रहा है तो एंड इफ पीपल आर फॉलोइंग इट, या तो उसका मुनाफा होगा या उसका नुकसान होगा, एंड द थिंग विल कॉज करेक्ट। अगर उससे मुनाफा हुआ तो फिर और होता रहेगा, अगर उससे नुकसान हुआ तो फिर people will go back to saying, okay, ठीक है, let's not go with Instagram following and see do people actually have the acting ability. So I feel that everything is a trend and nothing gets set in stone. बट आप लोगों पर प्रेशर आ जाता है इससे कि आपने इंस्टाग्राम मुझ पे तो कभी नहीं आया, मुझ पे फील नहीं करते ये सारी बातें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब it has become a part of what we do. तो every show that you do उसका एक होता है कि अच्छा यू विल हैव टू डू दिस मच ऑन योर सोशल मीडिया और ये वो, बट ऐसा मुझे कभी बोला नहीं गया है कि आपके पास इतने फॉलोअर्स नहीं है तो हम आपको कास्ट नहीं करेंगे। मुझे कभी ऐसे सुनने नहीं मिला। अब वो मेरे पीठ पीछे कमरों में बात हुई हो मुझे पता नहीं, पर मुझे कभी ओपनली ऐसे कभी कोई कॉन्वर्जेशन मैंने तो कभी नहीं झेली है जी। फना, ताराराम पम और ये जो सारे मूव थे ये किस पीरियड में हो रहा था? साथ साथ में हो रहा था? ये शरारत के दौरान हुआ। अच्छा, ये सब एक ही साथ चल रहा था जी। ओके। किस तरह से अप्रोच था टुवर्ड्स दोनों में? अगर फ़र्क मैं देखना चाहूँ कि आप टीवी कर रहे थे, इधर फिल्म थी। आई थिंक अदर देन अ जनरल कैनवस एक्टिंग तो वही करनी पड़ती है। और मैं हमेशा ये बात सबको कहती हूँ कि मैं अगर फिल्म कैमरा के सामने हूँ या मैं फ़ोन कैमरा के सामने हूँ या मैं वीडियो कैमरा के सामने, मेरी एक्टिंग एबिलिटी बदलती नहीं है। तो अगर आप मुझे बोलेंगे तो ये तो फिल्म है, हाँ लेकिन मैं बदल के नहीं आ रही हूँ, मैं वही एक्टर हूँ। मैं टेलीविज़न सेट पे भी वैसे एक्टिंग करती हूँ, मैं फिल्म सेट पे वैसे एक्टिंग करती हूँ, और मैं घर पे जब रील्स बनाती हूँ भी मैं वही एक्टिंग करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मुझ पे कुछ असर पड़ता है। आई थिंक इट इज़ consumed in a different way by the audience. And पहले एक था कि television was television, film was film, and then OTT came and all the lines blurred. अब now everybody is an actor. राइट। मुझे आपका काम याद आता ना कि जैसे मैंने आपको कहा कि मेरी बहन आपकी फ़ैन है ना, सारी चीज़ें मेरे घर में किस तरह से माहौल होता था। मैं फना देखने गया था जी, और वहाँ पर जिस तरह से आपको पूरा आया, उसके बाद आपके क्राफ्ट को लेके मुझे लगा कि हाँ ये लड़की है कमाल की। आपको किस तरह से रिएक्शन मिल रहे थे? क्योंकि बहुत ही अमेजिंग था, वो छोटा सा रोल था बट वो बहुत अमेजिंग रोल था। जिस तरह से आप आमिर को डांटती हैं सारी चीज़ें तो आई थिंक अगेन आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू कुणाल कोहली फर्स्टली फॉर सीइंग मी एज फैटी। दूसरी बात, I think a scene is as good as all the actors. कोई एक्टर ये नहीं सोचता मैं सबसे अच्छा काम करता हूँ, बाकी लोगों को मैं डरा कर या इनसिक्योर फील करा के सीन को छीन लूँगा। All of us have to make a scene and you have to lift it together. So I think that is something, again, I will give credit to Amir, that his thing was कि बॉस अगर मैं आपको किसी तरह से थ्रेटन करूँगा, आपकी परफॉर्मेंस सफ़र करेगी, ये सीन ख़राब हो जाएगा। So he was just such a easy, and at that time Amir Khan was, you know, matlab for me to share screen space with him and Kajol, I was like, wow, okay, I'm very lucky कि मुझे दो ऐसे top notch actors के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। पर उन्होंने अपनी तरफ से कभी भी ऐसा महसूस नहीं कराया कि भाई मैं तो आमिर हूँ या मैं काजल हूँ और तुम कौन हो, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आई थिंक एज real actors, you are always invested in making sure your scene shines.
एंड योर सीन विल ओनली शाइन इफ ऑल एक्टर्स शाइन. तो मैं अच्छा कर लूँ पर दूसरे एक्टर्स खराब करें, उससे आपका सीन खराब हो जाएगा. एंड आई थिंक ये बात उन्हें पता थी. तो वी ऑल मेड श्योर, वी रिहर्स टुगेदर, वी मेड श्योर दैट ही वुड इन फैक्ट से कि तुम ऐसे क्यों नहीं कर, तुम ऐसे करके बोलो. तो अगर मैं थोड़ा कम भी करना चाह रही थी ऐसे, नहीं नहीं तुम और डांटो, तुम और ये करो तो और फनी लगेगा. आई थिंक दैट इज द मैग्नानिमिटी ऑफ अ गुड आर्टिस्ट, कि वो ये सोच रहे हैं कि भाई क्या करने से हम इस सीन को और बढ़ावा दे सकते हैं. सो व्हाट अगर इस सीन में ये मुझे डांट रही है. सो आई फील अगेन आई वॉज जस्ट लकी दैट आई गॉट सच अ फैब्यूलस सेटअप. एंड मुझे याद है मैं जब भी फरीदा जी को ना उनकी लाइंस याद दिलाती थी, मुझे कहती थी एक दिन ना तुम किसी बड़े एक्टर के सामने ऐसे बोल दोगी नहीं ये आपकी लाइन नहीं है, ये आपकी लाइन है, और बहुत मार खाओगी. मैंने कहा अच्छा ठीक है. और मुझे याद है हम सीन रिहर्स कर रहे थे एंड आमिर ने कुछ कहा है ना ऐसे, नहीं नहीं वो आपकी लाइन नहीं है, आपकी ये लाइन है. तो हमने कहा अच्छा, मुझे हाँ एक्चुअली राइट. और मुझे उस वक्त फरीदा जी की बात याद आई. मैंने कहा मुझे नहीं बोलना चाहिए था, यहाँ पर ऑल एडीज है वो बोल सकते हैं, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात हो रही थी. पर like I said, that Amir was just such a chilled out actor. It was so nice to be on set with them. And again, credit to Kunal Kohli, because I think directors make their sets the way they are. And he had kept it fun. It was young. It was breezy. Everyone was just trying to make a good film. कॉमेडी सर्कस आया. यस. मतलब अगेन मुझे ऐसा लगता है, मुझे लोग पूछते रहते हैं. मैंने कहा भाई अब मैं क्या करूं, अगर लाइफ ने डिसाइड किया है कि मुझे हर जगह जाकर सिर्फ हंसना है तो मैं क्यों जाकर कहीं पर रहूं. एंड कॉमेडी सर्कस, अगर मैं सच बताऊं, फॉर इवन अर्चना यूज्ड टू ऑलवेज से कि व्हेन यू से द टर्म लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक, that is literally what all of us were doing. We were just laughing all the way to the bank. तो आप वहाँ सेट पर इसलिए जाते थे कि काम करना, वैसे काम तो नहीं, हंसने जाते थे आप? बिल्कुल. हंसना है, काम तो करना नहीं है यहाँ. बिल्कुल यही होता था. बिल्कुल. वहाँ पर कोई काम नहीं करता था, सब हंस ही रहे थे. मतलब रिहर्सल से लेकर टेलीकास्ट तक आई डोंट थिंक कभी भी उस सेट पर कोई सीरियस रहा है. हम लोग सिर्फ हंसे हैं, और मतलब ऐसे हंसे कि आंखों से आंसू आए थे, बस करो यार, और नहीं हंसा जा रहा है. लिटरली हम उस तरह का एटमॉस्फेयर है. एंड अगेन मुझे सच में लगता है कि किसी चीज़ के अंदर अगर आप उस तरह का प्यार मोहब्बत डाल देना तो फिर उससे आपको प्यार और मोहब्बत ही मिलेगी. मतलब मैंने वो शो के आई थिंक आप होस्ट बन 14 सीजन किए होंगे. यस, आप होस्ट बनकर गए थे. और आप हाँ, एंड मुझे सच में ऐसा लगता है कि मैं उस शो की एक कैरेक्टर बन गई थी, क्योंकि सबने फिर मुझे स्किट का एक हिस्सा बना लिया था. और मुझे सच में ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी सबने अपनी जर्नी शुरू की थी. एंड मतलब आज यू नो कपिल शर्मा, ही इज़ बिकम एन इंस्टीट्यूशन. एंड ऑल दोज एक्टर्स फ्रॉम कॉमेडी सर्कस हैव ऑल डन सो वेल फॉर देमसेल्व्स. यू नो उन सब की इतनी तरक्की हुई है. और क्योंकि उन्होंने लोगों की ज़िंदगियों में सिर्फ खुशियाँ और मजाक और हंसी लाए हैं, मुझे लगा उस सब का उनको बहुत अच्छा एक क्या कहते हैं रिवॉर्ड मिला है. एंड आई होप दैट इट नेवर गोज़, बिकॉज मुझे सच में ऐसा लगता है, मुझे कितने लोग मिलकर कहते हैं कि आपको पता नहीं है कि कितनी डार्क मोमेंट्स में आपके इन शोज़ ने हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है. एंड उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं. और मैं खुद अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे ये बात सुनने का मौका मिलता है. थे मतलब पहले से थे ऐसे कि इस तरह फन, मतलब मस्ती और हाँ, मतलब शरारती मैं हमेशा से रही हूँ. तो आई थिंक वो ऑलरेडी था कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी में, और फिर लकीली मेरे काम में भी आ गया. एंड तब से ऐसे ही चल रहा है. आपके और शकील सिद्दीकी जी के तो जो बॉन्ड था आज तक, और सिर्फ यहाँ पर नहीं, दुनिया भर मैं कहीं पर भी जाऊँ, जहाँ पर भी सोनी टेलीविज़न आया है, वहाँ पर लोगों ने मुझे कहा है कि हम आपको कॉमेडी सर्कस से ही जानते हैं. एंड आपकी और शकील जी की जो जोड़ी रही है, हमको इतनी मजाकिया रही है. और आपका कैरेक्टर, आपकी जो ऑन लाइव जो आपकी रिएक्शंस थी, हम हमेशा याद रखते हैं. एंड आई थिंक अगेन, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सब
किस्मत का खेल है। मैंने तो ये तैयारी पहले से होती थी कि वो ऑन सेट ही ऐसे हो जाते थे? नहीं, हमेशा लाइव रिएक्शंस रहे हैं। वो कुछ ना कुछ मेरे कपड़ों के बारे में या मेरे बारे में बोलते थे और मैं उसी वक्त लाइव रिएक्शन देती थी। क्योंकि एक और दूसरी बात है, उन्होंने कभी ये कहा नहीं कि मैं इतना बड़ा स्टैंड अप कॉमिक हूँ, तुम कौन हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे ये बोलने की। सब हंसी मजाक ही कर रहे थे, उनको पता था मैं भी मजाक कर रही हूँ, मुझे भी पता था वो मजाक कर रहे हैं। तो आई थिंक उस वजह से, क्योंकि मैं हंसी थी, वो हंसते थे, ऑडियंस को भी हंसी आ रही थी। और मुझे बहुत लोगों ने कहा आपको कभी बुरा नहीं लगता? मैंने कहा पर मजाक का क्या बुरा लगना, हो तो मजाक है, और अगर कोई कह रहा है उससे वो सच थोड़ी ना हो रहा है। एंड आई लाइक टू सी थिंग्स इन अ लाइटर वेन एज अ पर्सन। सो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई शुड बी ऑफेंडेड बाय दिस, कभी नहीं। नॉट एट ऑल। अच्छा, कि हमने ना रागिनी खन्ना जी के साथ किया था पॉडकास्ट, तो उन्होंने कहा था कि यार मैं कपिल के शो पे गई थी तो मुझे वहाँ पे लगा कि मुझे ना मोस्टली हॉट गर्ल करके प्रेजेंट किया जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें क्या एक शो में जैसे जिस तरह से होता है, जब इस तरह की मजाक मस्ती होती है, तो ये नरेशन हो जाता है क्या? आर्टिस्ट ऐसा फील करता है या उनके अलग एक्सपीरियंस रहे होंगे? आई थिंक ये अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं। मैं किसी और के एक्सपीरियंस के बारे में तो बोल नहीं सकती, पर आई थिंक मतलब कॉमेडी सर्कस में अगर आप देखें तो सबने कितने अजीब बेतुके कैरेक्टर्स प्ले किए हैं। एंड इट्स जस्ट अ कैरेक्टर, इट इज़ इन नो वे स्पीकिंग ऑफ यू एज अ पर्सन। एंड आई थिंक कि अगर हम सब में एक उतनी शायद एजेंसी है कि अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं कह सकती हूँ कि आई डोंट वांट टू प्ले दिस कैरेक्टर, या मैं ये नहीं बोलना चाहूँगी। एंड आई थिंक देयर इज ऑलवेज रूम फॉर दैट डायलॉग। ओके, मतलब अगर आपको कभी किसी चीज़ से आपत्ति हो तो वो एडिट हुआ है? मैंने सीधा, हम लोग ने जब भी स्क्रिप्ट्स या स्केट्स या जो भी बात किया, अगर मुझे लगा कभी कि मुझे एक्चुअली याद भी नहीं आ रहा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलते हैं, तो वहाँ पर से कभी ये रेजिस्टेंस ही आया कि नहीं नहीं जैसा लिखा है वैसे ही बोलो। नहीं ठीक है, तुम्हें ऐसे बोलना तो वैसे बोल लो। तो आई थिंक वो एक, अगेन मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बोल रही हूँ, आई डोंट नो व्हाट अदर पीपल्स एक्सपीरियंस हैज बीन, पर मुझे हमेशा ऐसा लगा है कि अगर आप सही तरीके से किसी चीज़ के ऊपर एक्सप्रेशन या अपनी व्यू पॉइंट देना चाहें, एवरीवन इज़ अ रीजनेबल पर्सन एंड दे लाइक अच्छा अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है या तुम्हें लग रहा है कि ये गलत तरीके से लिया जाएगा तो तुम ऐसे बोल लो। तो आई एटलीस्ट आई हैव हैड दैट एक्सपीरियंस एंड आई एम ग्लैड दैट आई हैव हैड दैट अपॉर्चुनिटी। श्रुति, क्या लगता है कि क्या था उस शो का? जैसे ऑब्वियसली कॉमेडी तो थी, क्या अलग था जो स्टैंड आउट करता था वो दूसरे शोज के साथ अलग? I think just the comedy. It was just fabulously written, excellently performed, and I think hats off to the entire team. क्योंकि मुझे पता है किस तरह का काम जाता था वो स्क्रिप्ट्स लिखने में, उनको डायरेक्ट करने में, परफॉर्म करने में, एंड हम इतने सारे लोग एक साथ, एंड द राइटिंग टीम हैड टू राइट फॉर सो मेनी डिफरेंट पीपल विदाउट एन ओवरलैप। उनके अपने अपने एक सॉर्ट ऑफ जैसे कैरेक्टर्स बन गए थे, तो उसको ध्यान में रखकर लिखना। आई थिंक कॉमेडी सर्कस वॉज प्योर कॉन्टेंट, इट वॉज अ कॉन्टेंट ड्रिवन शो। राइट, और उसमें से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले कि एंड आई फील कि कंटेंट का कोई क्या कहते हैं, there's no replacement for it. If your content is good, your show will win, and that is really what happened with Comedy Circus. राइट। जैसे उस समय पे पाकिस्तानी एक्टर्स भी काम कर रहे थे, आपका भी उनके साथ काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती, सिनारियो अलग हो गया, चेंजेस हो गया। आप इस चेंजेस को कैसे देखती है? It's a very tough question to answer because I think right now the world is being governed by politics. तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती because I'm not in that position. और मैं बस ये कहूँगी कि I think world over art should be free. And I think अगर आप देखें तो दुनिया में जब भी कोई स्ट्राइफ रही है किसी भी तरह से, तो उसे आर्ट नहीं बचाया है. Art is always a way of forging a bond. It is the way to love. It is a way to acceptance. And मैं बस यही कहूँगी कि I hope जैसे आर्ट ने हम सबको इतने साल बचा कर रखा है, आगे भी चलकर बचाता रहे.
आने वाले समय में हम आपको प्रोजेक्ट्स देख पाएंगे? आई होप इस वक्त एक्चुअली ये साल मेरे लिए थोड़ा सा टफ रहा है क्योंकि अर्लियर दिस ईयर मुझे एक बहुत सिवियर बैक इंजरी हुई थी। तो मैं ज़्यादातर मार्च से लेकर जून तक बेड रिडन थी। तो मैं बिल्कुल भी उठ ही नहीं पा रही थी। मेरी पीठ में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रहा था। सो आई हैड अ स्लिप डिस्क एंड मुझे पहली बार ऐसा लगा कि शायद ये साल एटलीस्ट अप अंटिल राइट नाउ मुझे थोड़ा सा ख्याल अपनी हेल्थ का देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत साल ऐसा किया है कि दर्द हुआ है, दवाई ले, काम पे पहुंच गए, बॉडी सिग्नल कर रही है कि थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा अपने आप को आराम दे दो, लेकिन मैं कर नहीं पाई हूँ बिकॉज अगेन सच इज़ द कंपल्शन ऑफ आवर जॉब्स। लेकिन इस साल मुझे ऐसा लगा कि माई बॉडी रियली पुश्ड बैक सेइंग नो, नाउ यू आर गोइंग टू हैव टू फिक्स योर सेल्फ। सो जब मुझे ये चोट लगी मुझे ऐसा लगा कि अब अगर इस साल जब तक मेरी बॉडी मुझे नहीं कहेगी कि तुम अब काम पे जा सकती हो, तुम हर चीज़ को ना बोलोगी। मेरी अगेन खुशकिस्मती है कि ऐसा कुछ आया नहीं, मुझे ना बोलना पड़ा, क्योंकि फिर से ऐसा होता कि मैं सोचती अरे काम आया, चलो दवाई लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मैंने ठान लिया था कि मैं सबसे पहले अपने हेल्थ पर फोकस करूं। अभी कैसे हैं? मैं यहाँ बैठी हुई आपके साथ। okay. बिल्कुल मुझे जो करना था मैंने किया एंड आई थिंक क्योंकि मैंने एक बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि आई विल फोकस ऑन माई बैक एंड लिटरली ऐसा था कि मैं चाहकर भी नहीं कर पाती थी, मैं लिटरली बैठ नहीं पा रही थी। आई हैड टू जस्ट स्टे बेड रिडन फॉर द लास्ट 4 months। मैं सिर्फ फिजियोथेरेपी कर रही थी एंड मुझे अब ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे मैं वापस काम करना चाहूँगी, पर मैं फिर भी थोड़ा सा कुछ इंटेंस इस वक्त नहीं लेना चाहती जहाँ पर मुझे किसी भी तरह का बॉडीली इम्पैक्ट लेना पड़े। मुझे अभी भी लगता है मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा मेरी बैक को पूरी तरह से हील होने के लिए। तो मैं थ्रू आउट ये इंटरव्यू आपको बोलती आई हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बस मेरी ज़िंदगी में आई हैं, तो जब उनका वक्त होगा वो आएंगी। इस वक्त है मैं अपना ख्याल रखूँ बस। कोविड के बाद आपने अपने क्राफ्ट में एक और चीज़ ऐड ऑन की जी कैसे, क्या थॉट्स था उसके पीछे कि कोचिंग दी जाए लोगों को? अगर मैं आपको सच बात बताऊं, मैंने बहुत साल ये सोचा था कि सब कहते थे तुम ये करोगी तो खुश हो जाओगी, वो करोगी तो खुश हो जाओगी, ये खरीद लोगी तो खुश हो जाओगी, वहाँ चली जाओगी तो खुश हो जाओगी। लेकिन खुशी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत थोड़े समय के लिए आती है, फिर गायब हो जाती है, फिर कुछ नया करना पड़ता है। और मुझे बहुत इंटरेस्ट था ये जानने में कि भाई ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं ये करोगी तो खुश हो जाओगी, फिर मैं वो करती हूँ तो थोड़ी सी खुशी मिलती है और फिर से एक थोड़ी बहुत ग्रीड आ जाती है कि नहीं अभी कुछ नया करके देखते हैं। ये बैग खरीदोगी तो खुश रहोगी, वो गाड़ी खरीदोगी तो खुश, ये घर ले लोगी तो खुश हो जाओगी। पर ऐसा होता है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत जल्द उस खुशी को भूल जाता है और फिर एक नई चीज़ को हम चाहने लगते हैं। डेवलप ही वैसे ही हुआ है। तो मुझे वो जानने में बहुत इंटरेस्ट था और क्योंकि कोविड के दौरान हम सबको बोला था कि भाई अब आप लोग घर पे बैठिए, किसी को एक्टर्स की ज़रूरत नहीं है, पहले हम फ्रंट लाइन वर्कर्स को लाने देंगे, एक्टर्स कैन वेट। और उस वक्त मुझे लगा कि चलो ठीक है भाई, अगर हमें बोल दिया अब आप घर पे बैठो और हमारे करियर की किसी को ज़रूरत नहीं है इस वक्त, तो मैं ये वक्त किस तरह अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। और मेरा हमेशा मन था कि मैं थोड़ा और पढ़ूँ, क्योंकि आई हैड ओनली फिनिश्ड अ ग्रेजुएशन और मेरा बहुत मन था कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएशन करूँ। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग सर्टिफिकेशन कोर्सेज एंड उस दौरान मैंने एक कोर्स किया था इन बुद्धिस्ट साइकोलॉजी और मुझे वो फ़िलॉसफी बहुत पसंद आई। और मैंने अपनी टीचर से पूछा कि कुछ ऐसा है जो मैं और पढ़ सकूँ। एंड बुद्धिस्ट साइकोलॉजी से एक there is a whole branch of psychology, or I would say therapy, called arts-based therapy, जिसमें आप 8 टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ थेरेपी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं ये पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट अगर मैं अपने आर्ट का किसी तरह से किसी दूसरे नज़रिए से उसका इस्तेमाल कर सकूँ जिससे लोगों का भला हो, तो आई वुड लव टू एक्सप्लोर इट। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग आर्ट्स बेस्ड थेरेपी और ऐसा हुआ कि मैंने 2 साल वो कोर्स किया एंड आई गॉट अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आर्ट्स बेस्ड थेरेपी। एंड जब मैंने कोर्स ख़त्म किया, आई यूज्ड माई फाइनल प्रोजेक्ट ऑन हाउ टू यूज़ आर्ट्स बेस्ड थेरेपी टू इंक्रीज फोकस एंड माइंडफुलनेस। ओके।
और मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया में सब इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं और किसी को पता नहीं वो जा कहाँ रहे हैं, सब सिर्फ दौड़ रहे हैं। तो हमें इतना भी नहीं पता होता कि हमने सुबह खाने में क्या खाया है। खाना खाते वक्त हम ईमेल्स चेक कर रहे हैं या फिर फ़ोन देखते वक्त टेलीविज़न शोज़ देख रहे हैं। आई थिंक लोगों की अटेंशन इतनी बुरी तरह से फ्रैक्चर हो गई है कि तब मुझे लगा कि आई वुड लाइक टू develop a skill where I can help people become more mindful, increase their attention spans, and overall सिर्फ एक किसी तरह से अपनी ज़िंदगी में संतुष्टि पाने की कोशिश कर सकें। क्योंकि सबको ये लगता है कि जब मैं वो करूँगी ना तब मैं खुश हो जाऊँगी, या जब मैं वहाँ जाऊँगी ना, जब मेरे पास इतने पैसे आ जाएंगे मैं खुश हो जाऊँगी, जब मैं ये घर खरीद लूँगी मैं खुश हो जाऊँगी। और हमें बस ये बोला जा रहा है कि आप दौड़ते रहिए, आप बस पैसे इकट्ठे करने की किसी तरह से भी कोशिश करिए। और अगर आप किसी से भी पूछें क्या आप अपनी ज़िंदगी से खुश हैं, आई थिंक उसका जवाब उन्हें पता ही नहीं है। क्योंकि सबको लगता है कि हमारी खुशी किसी फ्यूचर डेट पे हमें मिलने वाली है, जबकि खुशी आपको सिर्फ अभी मिल सकती है। किसी को पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या लिखा है। और अभी जो बहुत ही बड़ा हादसा हुआ, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ था, आई थिंक उससे सब थोड़ा सा घबरा गए हैं कि समथिंग एज कॉमन प्लेस एज गेटिंग ऑन अ फ्लाइट कुड बी फेटल, एंड एक झटके में हम सब गायब हो सकते हैं। और कोविड, कितने लोग हमारी ज़िंदगी से गायब हो गए। एंड आई फील कि हम हमेशा सिर्फ एक फ्यूचर डेट के लिए ज़िंदा रह रहे हैं और हमारा जो प्रेजेंट है उसे हम इंजॉय नहीं कर पाते। राइट श्रुति, आप जो ये सारी चीज़ें कह रही हैं ना, मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ, मेरी टीम भी रिलेट कर पा रही है। क्योंकि मैं देखता हूँ समटाइम्स ये एक साथ दो वीडियो देखते हैं, है ना। क्योंकि वो हो गया कि हर बार किसी से भी पूछो, आप किसी भी इंसान से पूछो, खुशियाँ वो जैसे आपने कहा नहीं मिल रही है, उसे पता ही नहीं है क्या है। मतलब अगर कोई जानना चाहे कैसे पता करे कि किस में खुशी ढूंढे, कैसे अपने आप को रखे कि हाँ चलो ये ही सही है। तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं, इस वक्त मेरा सारा ध्यान सिर्फ यहाँ पर है, हमारी इस कॉन्वर्जेशन में। मुझे यही नहीं पता मेरे घर में क्या चल रहा है या मैं कल क्या करूँगी। मेरी सारी अटेंशन यहाँ पर इस वक्त मैंने आपको दी हुई है। तो मुझे पता है कि इस वक्त मेरे पास जो भी कंट्रोल है वो सिर्फ इस मोमेंट में है कि अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब आपको दे रही हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ यहीं पर है। तो अगर हम सब जो काम कर रहे हैं सिर्फ उसी में अपना ध्यान लगाएं, उन्हीं चीज़ों में आपको खुशी मिल सकती है। जब हम अपने बच्चों के साथ होते हैं या अपने माँ बाप के साथ होते हैं या अपने दोस्तों के साथ होते हैं, अगर हम उस वक्त उन्हें अपना पूरा ध्यान दे दें, आपको वहीं पर खुशी मिल जाएगी। पर हमें खुशी क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं रहते। क्योंकि हम यही सोच रहे हैं कि अरे यार कितना टाइम हो गया, 7:30 हो गए, शो अभी ख़त्म नहीं हुआ, अच्छा दूसरा क्या करना है, कल कौन सा शो। सबके दिमाग में वो चल रहा है। नहीं, मैं फोकस करूँ भी, अगर मैं जैसे आपसे बात करूँ फोकस करूँ, बट कहीं ना कहीं एक आम इंसान ना इतना उलझा हुआ भी है। अच्छा ये बिल पेंडिंग है, इसके कॉल्स हम ध्यान नहीं लगा सकते। और सच बात अगर मैं कहूँ ना, तो हमारा जो फ़ोन है वो सिर्फ हमारे अटेंशन स्पैन को और भी तोड़ता जा रहा है। बात यह है कि हम 2 सेकंड के ज़्यादा वीडियो नहीं देख पाते, इसीलिए पूरा दिन हम सिर्फ रील्स देख रहे हैं। अगर आप किसी को बोल दे 3 घंटे की पिक्चर देखनी है, वो बैठेगा ही नहीं कि 3 घंटे कौन अपना दिमाग लगाएगा कहीं पर। तो जब मैंने आज स्पेस थेरेपी ख़त्म किया, उसके बाद मैं ऑक्सफोर्ड गई थी माइंडफुलनेस मेडिटेशन ट्रेनिंग करने के लिए। और मेरा यही था कि मैं कुछ एक ऐसा स्किल लर्न करना चाहूँगी जिससे मैं लोगों को सिर्फ इतना सिखा सकूं कि आप अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट कैसे रह सकते हैं। कि जब आप खाना खा रहे हैं तो प्लीज़ अपना फ़ोन अपने पास मत रखिए, अपने ईमेल्स मत आंसर करिए, उस वक्त सिर्फ अपने खाने पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपने ब्रेन को ओवरलोड कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो वो भी थक जाएगा ना। हम अपने शरीर को किसी ना किसी तरह सोने का मौका देते हैं, हम अपने दिमाग को उतना भी नहीं करने देते। पूरा दिन आप एक ट्रेडमिल पे चलते जा रहे हैं तो आपका ब्रेन भी तो थक जाएगा ना। और जब आपका ब्रेन थका होगा वो कैसे फोकस करेगा? तो उसी चीज़ को सिखाने के लिए आई डिसाइडेड टू बिकम अ माइंडफुलनेस मेडिटेशन टीचर। एंड अगर मैं आपको सच बताऊं, मैं बहुत खुश हूँ एज एन एक्टर, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतने साल लोगों को खुश
या मुस्कुराने का ज़रिया मिला कि मैं उन्हें उनकी ज़िंदगी में, शायद वो आधे घंटे मेरा शो देखते थे या 1 घंटे कॉमेडी सर्कस देखते थे, अगर उसमें वो हंस लेते थे मुझे लगता था मेरा काम अच्छा हो गया है, कि मेरी वजह से कोई हंसा है या मेरी वजह से कोई उन आधे पौने घंटे के लिए अपनी बाकी ज़िंदगी के दुखों को भूल गया है. एंड आई होप कि मैं ऐसा और बहुत कर सकूं. आई वुड लाइक टू हैव दैट अपॉर्चुनिटी. पर एट द सेम टाइम एज अ मेंटल वेलनेस कोच, अगर मैं किसी को वो स्किल्स दे पाऊँ या उन्हें सिर्फ याद दिला पाऊँ कि आपको ये करना आता है, आप बस भूल गए हैं, आई कांट टेल यू द काइंड ऑफ फुलफिलमेंट आई हैव फाउंड. जब हमें ऐसे कोच सामने बैठे हैं और हम सबकी एक ही प्रॉब्लम है, तो अगर आप 2 मिनट में अगर हमें बता पाएँ कि हमें क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस तरीके से, अगर आप कोई जो आपको अलाउ करे हमें बताने के लिए. तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं, अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि मुझे अपनी बॉडी बनानी है, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो कि 2 मिनट में मुझे मसल्स आ जाएं, तो मैं आपको बोलूँगी ऐसा कुछ नहीं है. मैं आपको सच सच बता रही हूँ. आप 2 मिनट में अपनी बॉडी नहीं बना सकते. आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सही खाना खाना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, वॉक करनी पड़ेगी, हाइड्रेट रहना पड़ेगा, ढंग से सोना पड़ेगा. और फिर जब आप रोज़ या हर दूसरे दिन अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए करते रहेंगे, आपको अपने आप पता लगने लगेगा कि अब मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है. सिर्फ मेरे बताने से नहीं होगा, आपको एक्चुअली कुछ करना पड़ेगा उसके लिए. तो ठीक उसी तरह जैसे आप अपने शरीर के मसल्स बनाते हैं, उसी तरह आपका ब्रेन भी एक मसल ही है. तो उसको अगर आपको स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए भी रोज़ आपको कुछ नया करना पड़ेगा. 2 मिनट में कोई माइंडफुल नहीं बन सकता. वो एक रेगुलर ऑनगोइंग प्रैक्टिस है जो आपको रोज़, बहुत जैसे आप जिम जाते हैं वैसे ही आपको अपने दिमाग के लिए भी करनी पड़ेगी. लेकिन वो आगे चलकर होगा कि अच्छा आप एक मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करें. लेकिन अगर आप रोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं तो मैं लोगों को यही बोलती हूँ कि जैसे आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले एटलीस्ट 30 मिनट के लिए अपने फ़ोन के पास मत जाइए. अच्छा, सबसे पहली बात, सुबह 30 मिनट उठकर सिर्फ अपने साथ थोड़ा वक्त बिताइए. हम अपने साथ वक्त बिताना नहीं जानते. अगर आप किसी को बोलें कि आप अकेले बैठिए, किसी को बैठना नहीं आता. सबको अपना फ़ोन चाहिए कुछ करने के लिए. लेकिन जैसे आप अपने रोज़, मैं ये बोल रही हूँ आधा घंटा, मैं आपको बोल रही हूँ आप 5 मिनट करके देख लीजिए पहले. अगर आप 5 मिनट अपने आप बैठ सके बिना कुछ किए, ना आप कुछ गाना सुन सकते हैं, ना आप कोई पेपर पढ़ सकते हैं, आप सिर्फ 5 मिनट अकेले बैठेंगे रोज़, आपको कुछ नया लगने लगेगा. पर आपको रोज़ करना है. और फिर 1 हफ्ते के बाद आप 10 मिनट बैठ के देखिए. फिर 4 हफ्ते बाद आप 15 मिनट बैठ कर देखिए. तो जैसे आप जिम में जाते हैं वैसे इसे एक माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कहते हैं. हालांकि मैं मैजिक में बिलीव करती हूँ, मैं मैजिक की चढ़ी चला नहीं सकती. आपको एक्चुअली कुछ काम करना पड़ेगा. जैसे मोबाइल फ़ोन ने आकर धीरे धीरे हम सबके दिमाग को तोड़ दिया है कि हम अब फोकस करना ही नहीं जानते या आप अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट रहना ही नहीं जानते. जैसे उसने धीरे धीरे किया है वैसे ही धीरे धीरे हमें उसे ठीक भी करना है. और ये बात ये जब 3 महीने मैं बिस्तर पे रही और मैं कहीं कुछ नहीं कर पा रही थी, मेरी सबसे बड़ी ट्रेनिंग मुझे उस वक्त लेनी पड़ी कि इस वक्त मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, तो क्या मैं अपने साथ वक्त बिता सकती हूँ? क्या मैं मेरा शरीर जो मुझसे कह रहा है, क्या मैं उसे सुन सकती हूँ? हम सबके शरीर हमें कहते हैं कि अब हम थक रहे हैं. अब हम सबको वो इंडिकेशन मिलती है, थोड़ा सा नज़ला हो गया, थोड़ा सी खराश हो गई थ्रोट में. लेकिन हम करते क्या हैं, झट से एक दवाई खाई, कल काम पे आ गए. फिर आप रोज़ ये करेंगे, जब एक दिन ऐसा होगा कि फिर आपके शरीर को बुखार हो जाएगा और फिर आपको घर जाके लेटना ही पड़ेगा. लेकिन अगर खराश के टाइम ही आप थोड़ा ख्याल दे दें कि अच्छा कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं क्या कर सकती हूँ, चलो मैं गरारे कर लेती हूँ. पर हमारे पास वो वक्त ही नहीं है, हमारे पास उतना टाइम ही नहीं है कि हम अपनी खुद की आवाज़ सुन सकें, क्योंकि हम हर टाइम इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं अपने फ़ोन्स के साथ. तो ये फ़ोन ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वेल, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स. क्योंकि अब मुझे पता है कि जो टेलीविज़न कंटेंट भी बन रहा है उस पे भी एक मैंडेट है सेकंड स्क्रीन व्यूइंग, कि आप ऐसा कंटेंट बनाएं कि लोग अपने फ़ोन पर रहते हुए आपका शो देख सकें.
क्योंकि लोग अपने फ़ोन से हट ही नहीं पाते। जैसे कि अगर मैं अपने फ़ोन को नहीं पकड़ूंगी तो मुझे सांस लेने नहीं आएगा। एंड ऑल ऑफ अस आर देयर, कोई हाँ बोले ना बोले, सबकी वही प्रॉब्लम है कि हम अपने दोस्तों के साथ मिलने जाते हैं, सबसे पहले चलो सेल्फी ले लेते हैं, चलो इसका वीडियो बना लेते हैं, चलो इसको इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, चलो इसकी रील बना लेते हैं, इसको यूट्यूब पे डाल। अरे आप दोस्तों के साथ मिले, उनके साथ बात तो करिए, पर क्या बात करें? बात करने के लिए कुछ रह ही नहीं, खोखले हो गए हम सब। सो आई रियलाइज्ड कि दिस वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड मैं खुद इससे गुजर रही थी। और मुझे लगा कि अब अगर मैं किसी तरह अपने आर्ट को एक और अलग सिर्फ नज़रिया दे सकूं, मैं क्या करना चाहूँगी, एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड स्टडिंग मेंटल वेलनेस। एंड अब मैं मेंटल वेलनेस कोचिंग करती हूँ, मैं बच्चों के साथ माइंडफुलनेस वर्कशॉप्स करती हूँ, मैं कॉर्पोरेट्स के साथ वर्कशॉप्स करती हूँ, मैं टीचर्स के साथ वर्कशॉप्स करती हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि जो एक फुलफिलमेंट मिलती है कि किसी का इससे भला हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने दिन को थोड़ी और मीनिंग दे दी। यस। अच्छा, मुझे ये जैसे आपने एक बात कही, मुझे एक चीज़ समझ आई कि जैसे कि अगर मुझे कोई बीमारी है या मुझे चोट लगी है, वो भरता है, वो दिख जाएगा कि हील हो गया, चलिए ठीक हो गया। दिमाग को लेकर इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं, माइंड को लेकर। तो जैसे आपने कहा कि आप 15 मिनट कोशिश करिए, धीरे धीरे चीज़ें होंगी। कब वो महसूस हो कि हाँ, अब जो ब्रेन है वो आपका एक पॉजिटिव हो चुका है, अब उसको हीलिंग की ज़रूरत नहीं है, कब ऐसी फीलिंग्स आएगा? सो एक और बात है, आई थिंक जब लोग कहते हैं ना कि आई हैव रीच्ड माई ऑप्टिमल हेल्थ, आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग लाइक ऑप्टिमल हेल्थ। आप खाना खाने तो नहीं छोड़ते, अब मैंने अपनी ज़िंदगी के लिए खा लिया है, नहीं, आपको रोज़ खाना पड़ेगा। वैसे ही आपको रोज़ वर्कआउट करना पड़ेगा। ज़िंदगी में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, तो मैं ये नहीं कह सकती कि अब मेरा दिमाग पूरी तरह से ठीक है, अब मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ ज़िंदगी में कोई नया चैलेंज आता है। आपकी ज़िंदगी में दुख होंगे, खुशियाँ होंगी, लॉस होगा, ग्रीफ होगा, आपके चाहने वाले आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपको शायद हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देयर इज़ अ ऑनगोइंग चैलेंज ऑफ लाइफ। लेकिन एक चीज़ साइकोलॉजी में कहते हैं अ विंडो ऑफ टॉलरेंस। तो अगर आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग है, आपकी विंडो ऑफ टॉलरेंस ज़्यादा होती है। जैसे कि अगर आप अपने ऑफिस में लोगों को देखें, कुछ लोग होते हैं जो छोटी चीज़ पे गुस्सा हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो सबसे बड़े क्राइसिस में भी शांत रहते हैं। तो जो लोग शांत रहते हैं, आपको पता है कि उनकी विंडो ऑफ टॉलरेंस ज़्यादा बड़ी है। और जो लोग छोटी चीज़ों पे गुस्से हो रहे हैं, उनका दिमाग इतना थका हुआ है कि उनके अंदर अब क्षमता ही नहीं है और चीज़ें बर्दाश्त करने की, क्योंकि उनका दिमाग थका हुआ है। हम अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हैं। आप सुबह उठते ही पहली चीज़ अपना फ़ोन चेक करेंगे इमीडिएटली, फिर ज़िंदगी की हड़बड़ी में शुरू हो गए, फट नहा रहे हैं, खाना खाते वक्त अपनी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, फिर आप गाड़ी में बैठे हैं, गाड़ी में भी आप फ़ोन कॉल्स ले रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हैं, गुस्सा आ रहा है, ऑफिस पहुंच रहे हैं, सब अपने गुस्से को लेकर आ रहे हैं, सब एक दूसरे के पैर पर पैर रख रहे हैं। शुरुआती दिन की इतनी स्ट्रेसफुल हो रही है कि फिर आप उसी जोन में रहेंगे, फिर हर छोटी चीज़ आपको सिर्फ इरिटेट करती रहेगी, फिर थक मर कर आप घर जाने लगते हैं, फिर से ट्रैफिक में आप फंसे हुए हैं। अब सीधी सी बात है, अगर आपको पता है कि शाम के 5 बजे ट्रैफिक है, क्या वो ट्रैफिक जाएगा आपके गुस्सा होने से? नहीं, वो ट्रैफिक तो है। करेक्ट है। अब मैं कैसे उसके साथ किसी तरह एक रिश्ता बना लूं कि भाई ट्रैफिक में तो अभी 2 घंटे बैठना है, अब इस 2 घंटे में मैं अपना वक्त कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ? मुझे म्यूज़िक पसंद है, क्यों ना मैं ये 2 घंटे सिर्फ एक गाना ही सुन लूँ, क्यों ना मैं रेडियो सुन लूँ, क्यों ना मैं कोई पॉडकास्ट सुन लूँ, क्यों ना मैं कोई इंस्पिरेशन, या मैं मेरी किसी से बात करनी है, चलिए ड्राइविंग करते वक्त बात मत करिए, पर अगर आपके ड्राइवर हैं जिन के साथ आप कनेक्ट नहीं कर पाए, उनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। यू कैन यूज दैट टाइम वेल सो दैट यू डोंट कीप गेटिंग इरिटेटेड कि कितना ट्रैफिक है। अब ट्रैफिक तो है भाई, अब जो चीज़ है उससे गुस्सा होकर वो चीज़ गायब तो नहीं होगी, पर आपको उस चीज़ से स्ट्रेस ज़रूर मिल जाएगा। बिल्कुल। सो हाउ डू यू इंक्रीज योर विंडो ऑफ टॉलरेंस is by making your mind stronger. And how does a mind get stronger? When a mind is rested.
आई होप कि आपके इस टिप्स के बाद मैं इसे अप्लाई कर पाऊँ। तो बात ये है कि अगर मैं सबको ये बोलती हूँ कि सुबह उठते ही 5 मिनट साइलेंस में गुजारिए, कोशिश करिए कि सिर्फ लेटकर इतना ही बोलना कि थैंक गॉड मैं आज उठ गई, मेरी आंखें खुली, एंड आई होप कि आगे चलकर मैं अच्छे डिसीजंस लूँगी अपने दिन में। और बुद्धिज़्म में एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाते हैं कि अगर हम सबकी ज़िंदगियों में तकलीफ़ें हैं, अलग अलग तरह की, पर तकलीफ़ें हैं। बिल्कुल। मेरी भी ज़िंदगी में लॉस है, मेरी भी ज़िंदगी में फाइनेंशियल प्रेशर्स हैं, मेरी भी ज़िंदगी में अलग तरह के स्ट्रेसर्स हैं, और ठीक उसी तरह अलग तरह के आपकी ज़िंदगी में भी हैं। अब अगर मेरा एक्चुअल काम है कि मैं आपकी वो जो सफरिंग है उसे कम कैसे कर सकती हूँ, शायद मैं आपको अच्छी तरह से जानती नहीं हूँ। हाँ, मैं अगर रास्ते में हूँ और मैं ड्राइव कर रही हूँ, अब जो रास्ते में चल रहा है इंसान, मैं उसको जानती तो हूँ नहीं, तो मैं उतर के उसको बोलती नहीं भैया बताइए मैं आपकी ज़िंदगी को कैसे संवारूँ। मैं उनकी सफरिंग को कम तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर मैं ऐसा रखूँ अपने आप को कि मैं किसी और की सफरिंग को बढ़ाऊँ ना, तो वो भी मेरी तरफ से आपके लिए एक गिफ्ट ही है ना। तो अगर मैं काम पर आ रही हूँ और मैं अगर आकर यहाँ पर सबके सामने आपको चिल्लाना शुरू कर दूँ, मैं आपकी सफरिंग बढ़ा रही हूँ एज अ पर्सन, मैं आपको और दुख दे रही हूँ। और जैसा कि आप पूछ रहे थे ना कैसे पता चलता है कि अब मेरा माइंड स्ट्रांग हो रहा है, तो बहुत छोटी सी बात है, जैसे आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा और आप उसको रेस्ट देते रहेंगे, जो छोटी छोटी चीज़ें आपको इरिटेट करती हैं ना, वो आपको इरिटेट करना बंद कर देंगे, और फिर आपको खुद महसूस होगा। एक तो सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम में से किसी में नहीं है, और हमारे फ़ोन का काम है कि हम अवेयर हो भी ना, हमें सिर्फ भटकाया जा रहा है, पैसे कमाओ पैसे कमाओ पैसे कमाओ, छुट्टियों पे जाओ, तुम्हारा वो दोस्त देखो कितने पैसे कमा रहा है, वो देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। अरे पर तुम भी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो, पर तुम्हें ये बात महसूस होने का हम मौका ही नहीं देंगे, क्योंकि अगर तुम संतुष्ट हो गए तो फिर तुम हमारी चीज़ें कैसे खरीदोगे। मेरा काम क्या है कि आपसे मैं और चीज़ें खरीदवाऊँ, राइट, कि मैं आपसे और पैसे खर्चवाऊँ। और आप पैसे कब खर्चेंगे? जब आप पैसे और कमाएंगे। आप पैसे कब कमाएंगे? जब आप बहुत काम करेंगे। आप बहुत काम कब करेंगे? जब मैं आपको ये रियलाइज़ कराऊँ कि आपको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, कि मैं 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे 25 घंटे काम करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे पैसे कमाने हैं। लेकिन अगर आप बोलें कि ठीक है यार, इतने में अच्छा गुजारा हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, मैं नहीं लूँगा एक छुट्टी इस साल, पर एटलीस्ट मैं ढंग से सो पा रहा हूँ, मैं ढंग से उठ पा रहा हूँ, मैं ठीक से खाना खा पा रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पा रहा हूँ, क्योंकि वो सब मैं इस वक्त कर रहा हूँ, इन द प्रेजेंट। पर मुझे क्या बोला जा रहा है, जब तुम पैसे कमाओगे, जब तुम वो छुट्टी लोगे, तब तुम खुश होगे। तो मैं हमेशा सिर्फ एक फ्यूचर डेट के लिए काम कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं कॉन्स्टेंटली अपने प्रेजेंट को सैक्रिफाइस करती जा रही हूँ या करता जा रहा हूँ, और इसीलिए मैं नाखुश हूँ। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो ये जो श्रिंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बदलिंग तो ये वर्तमान जो बदलिंग में आप कोई भूत बदलिंग करना चाहती है अपने पूरे करियर में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो हुआ सब सही, बिल्कुल जैसा होना था वैसे ही हुआ। एनी रिग्रेट किसी चीज़ को लेकर? आई विश शरारत और साल चल जाता, सिर्फ वही। अच्छा हाँ, वो क्यों अचानक बंद हुआ था? मुझे नहीं, कुछ रीज़न नहीं दिए गए? नहीं, और हमें बोला था कि हम एटलीस्ट 1000 एपिसोड बनाएंगे, लेकिन बस वही एक चीज़ है, मुझे ऐसा लगा था कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी शरारत ही करती रहूँगी, और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैंने जो भी किया है मुझे लोग आज भी सिर्फ शरारत की वजह से ही जानते हैं। लेकिन काश मुझे उस सेट पर और कुछ साल मिल जाते, सिर्फ वही एक रिग्रेट है। रीज़न कुछ नहीं दिया गया था? नहीं, हमें बस बोला कि कुछ चैनल और प्रोड्यूसर के बीच में उन्होंने डिसाइड किया कि बस नाउ वी शुड वाइंड अप द शो। ओके, ठीक है। श्रुति, काफ़ी हमने बातें की। आई गेस आपने मेरा काफ़ी नज़रिया और मेरे काफ़ी जो हमने मेंटल हेल्थ पे जो बात की, वो मैं अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकूं और मेरा टॉलरेंस विंडो बड़ा कर सके। आई होप सो हम सब कर सके जी। ये एक सीख मैं आपसे लेकर जा रहा हूँ आज। थैंक यू सो मच ये बताने के लिए। और इनके इस पॉडकास्ट में ऐसी कोई और बात जो आपको कहनी है, हम उस पर बात कर सकते हैं अभी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी सभी से कि प्लीज़ किसी फ्यूचर में या किसी पास्ट में मत रहिए, क्योंकि पास्ट तो आप वापस रह ही नहीं सकते, और फ्यूचर का हमें किसी को पता है नहीं। तो हम सबके पास सिर्फ हियर एंड नाउ है। तो जहाँ पर भी आप हैं,
वहाँ पर पूरी तरह से रहिए. सिर्फ फिजिकली रहने का मतलब नहीं है. यू हैव टू बी मेंटली प्रेजेंट. एंड हम में से किसी को नहीं पता कि हमारी किसी और से दोबारा ये गुफ्तगू होगी या नहीं. बिल्कुल. तो आई होप मुझे आपके साथ दोबारा एक मौका मिले इसी तरह बैठकर काम करने का, लेकिन शायद ना मिले. तो मैं एटलीस्ट ये चाहूँगी कि मैं ये याद रखूँ कि मैं एक पॉडकास्ट पर गई थी और वहाँ पर मैंने अपना पूरा ध्यान आपको दिया था. एंड फॉर मी दैट विल बी अ बिग विन बिकॉज आई एक्चुअली लिव्ड इन दिस मोमेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.